Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an ARK9. Dear CS professional students, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इंपॉर्टेंट सर हर चैप्टर को बोलते हो. अरे इंश्योर करके बोलता हूँ. देखो इंश्योर करके बोल रहा हूँ. 5 to 6 मार्क्स के लिए. जी हाँ, लगभग 5 to 6 मार्क्स के लिए. नोट कर लीजिएगा, 5 to 6 मार्क्स के लिए मिनिमम क्वेश्चन यहाँ चैप्टर से आएगा ही आएगा. लिख के रख लो, उस बात को कह रहा हूँ, लिख लो, ऊपर हेडिंग डाल दो. 5 to 6 मार्क्स मिनिमम. ज्यादा हो सकता है, 8 या 12 तक भी जा सकता है, आराम से जा सकता है. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, समझो. जहां हम बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, ट्रांजैक्शन. वर्ड आ रहा है ट्रांजैक्शन, फोकस करना है ट्रांजैक्शन के ऊपर. सबसे पहले एक बात ध्यान से हम समझते हैं क्या कि सर एमएनए के तरीके क्या हो सकते हैं. समझ रहे हैं मेरी बात को ध्यान से. एमएनए मर्जर एंड एक्विजिशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे एमएनए किया जा सकता है. तो आपने ध्यान दिया होगा, हमने चैप्टर फर्स्ट में भी डिस्कस किया था. आप बिजनेस परचेज करके, जी हाँ, मर्जर एंड एक्विजिशन में जा सकते हैं, या आप कंपनी के शेयर्स परचेज एग्रीमेंट कर सकते हैं. मतलब कंपनी के साथ में शेयर परचेज एग्रीमेंट कर सकते हैं. ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो कि कोर्ट के रूट के थ्रू अप्रूव होती है. तो 3 तरीके हैं. मतलब अगर आप एमएनए जी ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो आप देखेंगे 3 मेथड्स हमारे सामने. या तो एमएनए करने का तरीका क्या हो सकता है, बोलो मेरे साथ में, बिजनेस परचेज करके. दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर, दूसरा तरीका हो सकता है शेयर एग्रीमेंट. जी हाँ, शेयर परचेज एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करके. एंड थर्ड तरीका क्या हो सकता है, सेंक्शन करवा सकते हैं जी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को. स्कीम ऑफ अरेंजमेंट मैंने अभी लेटेस्ट डिस्कस किया है, उम्मीद कर रहा हूं मेरे बच्चा लोगों को अच्छे से पता होगा. ठीक है, अब देखो ध्यान सुनना. जब भी हम मर्जर एंड एक्विजिशन का बात करते हैं तो हमने थोड़ी एस्पेक्ट्स तो डिस्कस की हुई है कि कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोसीजर है भाई, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा. जैसे अप्रूवल भी आपको लेना पड़ेगा, जो प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है सारी वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी. तो रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से कहा जाए तो हमें कंपनीज एक्ट के और लिस्टेड कंपनी केसेस में सेबी के भी कुछ प्रोविजंस देखने पड़ेंगे. आगे हम ये भी ध्यान से देखेंगे कि सपोज अगर वो मर्जर जो हो रहा है बिटवीन इंडियन और फॉरेन कंपनी के बीच हो रहा है, तो आरबीआई की बताई स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ेगी. सो ध्यान से सुनना, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और मैं इंश्योर कर रहा हूं तुमको ना, किसी भी हाल में ऐसा नौबत आने देंगे ही नहीं कि तुम्हें चैप्टर समझ में नहीं आए. इजी कर दूंगा, एकदम इजी कर दूंगा. आपको इसी सेशन को देखते देखते याद होगा, आई एश्योर यू. ठीक है, और ध्यान से सुनते जाओ. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है न्यू स्टूडेंट्स, तो भाई सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, तभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी. इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में डिटेल मिलता रहेगा. दूसरा, एक और बात याद रखो, क्या कि सर टेस्ट सीरीज चल रहा है क्या, तो पूछते रहते हो बार बार. बता दिया भाई, टेस्ट सीरीज चल रहा है. NRK9 के व्हाट्सएप स्टेटस पे भी अपडेट कर रखा है. टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, वेल एंड गुड. जिन्होंने नहीं करी है ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा वक्त नहीं रह गया एग्जाम में. ऑलराइट, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आइए टॉपिक पे आते हैं. देखिए, समझते हैं हम लोग हमारे टॉपिक को. जब हम बोल रहे हैं प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, तो हमने सबसे पहले ये समझा कि 3 तरीके से यहां पर एग्जीक्यूट हो सकता है. पहला क्या हो सकता है, इसका तरीका क्या हो सकता है, मर्जर एंड एक्विजिशन के हम तरीके से देखें तो मर्जर एंड एक्विजिशन सर बिजनेस परचेज करके हो सकता है, मेरे साथ बोलिएगा. दूसरा हो सकता है क्या, शेयर परचेस एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करके हो सकता है. और तीसरा तरीका हो सकता है सेंक्शन कर सकते हैं स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को. सेंक्शन ऑफ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का मतलब है जब कोर्ट रूट के थ्रू करते हैं. ये भी लेटेस्ट डिस्कस किया हम लोगों ने पहले ही. ठीक है, ये 3 तरीके हैं. अच्छा, अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात खड़ी ये होती है कि सर अगर मर्जर और एक्विजिशन करने जा रहे हैं हम, ठीक है, हमारी एक कंपनी है, हमने कंपनी बनाया था, आज का डेट में हम मर्जर या एक्विजिशन दोनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए. व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ एमएनए. क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, अभी याद भी करवाएंगे और समझाऊंगा अभी. सो एमएनए मर्जर एंड एक्विजिशन की प्रीरिक्विजिट्स क्या होंगी. प्रीरिक्विजिट्स समझ रहे हैं ना कि भैया पहले हम इन बातों का ध्यान रखें तभी एमएनए में के लिए जाएं. एमएनए बार बार बोल रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, उम्मीद कर रहा हूं याद हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा. मर्जर एंड एक्विजिशन. ऑलराइट, सो देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिएगा आपने डिसाइड कर लिया कि एक टारगेट कंपनी आपके सामने है. ठीक है, टारगेट कंपनी आपके सामने है, ये बदतमीजी फिर करने लग गया है, नहीं चल रहा है, बट नॉट टू वरी अबाउट इट, ये चलवाएंगे, हम चलवाएंगे. सबसे पहले हम समझते हैं, ध्यान से सुनना, फोकस करो. ठीक है, क्योंकि फिर ना सारा डिटेल में हम लोगों को यहाँ जाना है. और याद रखना, मॉड्यूल से ही पढ़ने की सलाह दे रहा हूं मैं तो बार बार. आप लोगों को अगर कोई नोट्स दे के पढ़ा रहा है, जाके वहीं पढ़ लो भाई, यहां मत पढ़ो. ओपनली कह रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना. मेरे लिए तो लिमिटेड स्टूडेंट्स
क्वालिटी एजुकेशन और उनका अच्छा स्कोर होना और उनके साथ साथ उनकी नॉलेज अपग्रेड होना, ये मेरा फोकस है। आई डोंट वांट टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यार, चाहिए ही नहीं, लिमिटेड क्वालिटी पे काम करेंगे। बात पकड़ में आ रहा है? मॉड्यूल से पढ़ेंगे, हाँ मॉड्यूल में से इतना पढ़ना पड़ता है वो तुम्हें महसूस होने दूंगा ही नहीं, तो उठा के क्लासेस चेक करो हमारी सारी, ठीक है, नए स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं ये। चलिए अब समझ सुनिएगा, तो हम क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स फॉलो करें, क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स पे ध्यान दें ताकि हमारी एमएनए सक्सेसफुल रहे। सबसे पहला काम जो होता है ना बेटा, वो होता है ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करना, ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करना। देखो समझो, जब हम बोलते हैं वर्ड ड्यू डिलिजेंस, इट मींस दैट इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं आप। किस तरह की इन्वेस्टिगेशंस हैं कि सर ये कोई कंपल्सरी इन्वेस्टिगेशन है, कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन? अरे भाई नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन बेसिकली आप क्या करते हैं, रिलीवेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। क्या करती है कंपनी, एक प्रोफेशनल को हायर कर लेती है, वो प्रोफेशनल को बोलती है कि मैं एबीसी लिमिटेड को ना एक्वायर करना चाहता हूं, ये आप ना मुझे ये बताओ मेरा पर्पस जो है। अब देखो बात पकड़ना ध्यान से, क्योंकि जो भी आपका पर्पस होगा उसी के अकॉर्डिंग ही तो आप वो एक्विजिशन करना चाहते हो या फिर आप मर्जर करना चाहते हो। तो क्या होता है, आपको पर्पस से मान लीजिएगा आपका पर्पस है बिजनेस एक्सपांशन, वी वांट टू एस्टैब्लिश आवर बिजनेस इन नंबर ऑफ स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और जिस कंपनी के साथ मर्जर या एक्विजिशन कर रहा हूं उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बड़ा स्ट्रांग है। बोला बड़ा मजा आ गया, इसके साथ बिजनेस करने का फायदा होगा या इसको एक्वायर करने का फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं आपका पर्पस आ गया, वी वांट टू एस्टैब्लिश अ नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, और जो हमारे सामने एंटिटी है उसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। ठीक है सर, अब क्या होगा, ध्यान सुनना। एक प्रोफेशनल सबसे पहला काम क्या करेगा, ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करेगा। ड्यू डिलिजेंस के लिए सबसे पहले वो क्या करेगा, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, सारी जो भी इंफॉर्मेशन उसके बिजनेस से, और वो बिजनेस की जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हैं या रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, जैसा वो टारगेट कंपनी के अंदर या मर्जर कंपनी के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारी एस्पेक्ट्स हैं या नहीं। तो सबसे पहला काम होगा डिलिजेंस, ठीक है। दूसरा काम बिजनेस वैल्यूएशन। अब देखो बहुत ध्यान सुनना, बिजनेस वैल्यूएशन हम दोनों तरीके से देखते हैं, आज प्रेजेंट में उस बिजनेस का वैल्यू क्या और फ्यूचर में बिजनेस वैल्यू क्या होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इट, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिएगा एक कंपनी है, ठीक है, जो कैमरास बनाती है, बात पकड़ना बहुत ध्यान से, कैमरा बनाती है, और वो कैमरा जैसे कोडैक के केस में आपको याद है ना, कोडैक ने सबसे पहला कैमरा किसने बनाया, कोडैक ने। और कोडैक ने कैमरा बनाने के बाद में एक एटीट्यूड कैरी कर लिया कि भैया सबसे पहले इन्वेंटर भी कैमरे के हम है, सो टेक्नोलॉजी हम तो लेकर नहीं आएंगे। और वो क्या करता रहा, रील वाला कैमरा मैन्युफैक्चर करता रहा। रील वाला मैन्युफैक्चर का मतलब कि भैया फोटो खींचोगे, फिर आपको नहीं ना उसका रील के थ्रू उसको लेके जाएंगे, रील के बाद में उसको किया जाएगा, फिर फोटो बन के सामने आएगा। यार बड़ा लेंदी प्रोसेस था, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा था। लेकिन कहीं ना कहीं सोनी है, पैनासोनिक है और अलग अलग जो कंपनीज हैं, यू नो व्हाट, इन्होंने समझ लिया कि आज का टाइम डिजिटल कैमरास का है, तो उन्होंने अपना एक नया प्रोडक्ट कैमरे में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ध्यान सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं, कोडैक ने बिजनेस वैल्यूएशन प्रेजेंट में तो उसकी अच्छी थी, क्योंकि नया एक इन्वेंशन निकल के आया सामने कि आप अपनी मेमोरीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स। लेकिन वो समझ नहीं पाया कि फ्यूचर में ये नहीं चल पाएगा। तो कभी भी जब आप मर्जर एक्विजिशन करने जा रहे हैं, प्रेजेंट में बिजनेस वैल्यू क्या है और फ्यूचर में क्या होगी, क्या लोग इसी तरह के प्रोडक्ट्स ही आगे भी डिमांड करेंगे, तो भैया ये मर्जर या एक्विजिशन हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज तो फिर खपत हो जाएगी। तो प्रीरिक्विजिट्स, वापस वन मोर टाइम, प्रीरिक्विजिट्स। पहली क्या होगी, ड्यू डिलिजेंस, दूसरी क्या होगी, बिजनेस वैल्यूएशन, तीसरी इंपॉर्टेंट बात प्लानिंग एग्जिट। प्लानिंग एग्जिट का मतलब समझेगा, वंस आई हैव एस्टैब्लिश एंड ग्रो माय बिजनेस, मुझे एक बार मैंने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिया, ग्रो कर दिया, अब मुझे लगता है यार मेरे को ना बिजनेस सेल करना है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, जब हम बिजनेस सेल करते हैं उसे बोलते हैं प्लानिंग एग्जिट। वापस सुनना, जब हम बिजनेस सेल करते हैं तो उसे बोलते हैं प्लानिंग एग्जिट। वन मोर टाइम, प्लानिंग एग्जिट मींस क्या है, तो आप यहां पे बिजनेस सेल करना चाहते हैं। अब सेल करने के लिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। पहली क्या होगी, पहली होगी क्या होल बिजनेस सेल करना है, या फिर दूसरी होगी पार्शियल बिजनेस। वन मोर टाइम, होल बिजनेस या फिर पार्शियल बिजनेस। अगर मान लीजिएगा आपने होल किया तब भी और पार्शियल किया तब भी, तो ये भी फर्दर आपको प्लान करना पड़ेगा कि री इन्वेस्टमेंट कहां करूंगा, क्योंकि मनी मेक्स मनी, आपने पैसे से पैसा बनाना है, तो आपने बिजनेस सेल करना है, सेल करने के बाद जो पैसा आना है उसे कहां इन्वेस्ट करना है। तो यह भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि यार देखिएगा टारगेट कंपनी कह रहा है कि क्या हम अपना बेचेंगे बिजनेस, ऑलराइट, हम अपना बिजनेस बेचेंगे, इससे पैसा आएगा, हम कहां लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ये प्लानिंग एग्जिट के पार्ट आएगा। ठीक है सर, ये भी हम कंसीडर कर लेंगे।
फिर फोर्थ स्टेज निकल के आती है। स्टेज का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो अच्छा, अब एक और बात सुनो, जब बोलते हैं फोर्थ पॉइंट यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं, तो कह रहा हूं कि स्ट्रक्चर करना होगा बिजनेस डील को। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये कंसीडर करेंगे कि जो हम चाह रहे थे ना वो सारी एस्पेक्ट्स इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। एंड द लास्ट में स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन उसे कहते हैं जहां पर डॉक्यूमेंटेशन, साइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, सारी एस्पेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ मेरे बच्चे, 5 बातें प्रीलिमिनरीज में कवर होती हैं। पहली होती है ड्यू डिलिजेंस, बोलो ना ड्यू डिलिजेंस। दूसरी होती है बिजनेस वैल्यूएशन, तीसरी होती है प्लानिंग एग्जिट, एंड फोर्थ होती है, मेरे साथ बोलना है, याद भी करना है, स्ट्रक्चरिंग बिजनेस डील, एंड द लास्ट वन इज स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन। सर क्या ये आपने जो ऊपर यहाँ पे पैराग्राफ में दिखाया हुआ है कि हमें ये पढ़ना है या छोड़ देना है? अरे भाई रीड करवा रहे हैं ना, ये तो बता रहे हैं। देखो जब हम मर्जर एंड एक्विजिशन की बात करते हैं तो क्या कर रहे हैं? कंसोलिडेशन ऑफ बिजनेस या डीमर्जर या डिवीजन, ये सब पढ़ाया है चैप्टर फर्स्ट के अंदर। कोई एक सवाल उठा के मत पूछना, लेटेस्ट अभी लेक्चर चल रही है, आई होप देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जाके पहले उसे देख लीजिए, फिर यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, तो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स कॉर्पोरेट कंट्रोल, स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, कंसोलिडेशन ऑफ कंपनीज, बिजनेस कॉम्बिनेशन, डिवीजन, डीमर्जर ऑफ 2 or more कंपनीज। बोला इट रिक्वायर्स वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड प्रोसेस। अभी पूरा बताया यार ये, ठीक है। कैसे कह रहे हैं, किससे से एमएनए हो सकता है? वैल्यू ऑफ द 2 कंपनीज टुगेदर विल बी मोर देन द इंडिविजुअल कंपनी। ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। अब 2 अलग अलग कंपनीज हैं, आपस में मिलकर बिजनेस करेंगे तो वैल्यू तो बढ़ेगा ना। मर्जर एंड एक्विजिशन कुड बी डन बाय वे ऑफ बिजनेस परचेज, बोलो मेरे साथ में, बिजनेस परचेज, शेयर परचेज एग्रीमेंट, बाय वे ऑफ सेंक्शन ऑफ द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट थ्रू द कोर्ट रूम। 3 मेथड बताए थे अभी, कौन कौन से? बिजनेस परचेज, शेयर परचेज एग्रीमेंट और सेंक्शन ऑफ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बाय द कोर्ट रूल्स। ठीक है सर। अब देखो यहां पर एक मजे की बात है, ये पहले भी डिस्कस किया था हमने। सर हर बात है पहले भी डिस्कस किया था। अरे भाई अभी लेटेस्ट क्लासेस चल रही हैं, उनके लिए कह रहा हूं, जो लोग लगातार देख रहे हैं। कोई नया आकर बैठा है भी बोले पहले तो कहां देखूं भाई, चैनल पे दे रखा है, एनआर के व्हाट्सएप पे क्लासेस मांगो, वहां से देंगे। बहुत रीजनेबल प्राइसेस पर है, ठीक है। और रीजनेबल का मतलब यहां पर क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना। कम टू द पॉइंट, जब हम बोलते हैं स्कीम ऑफ अरेंजमेंट सेंक्शन बाय द कोर्ट, जब एक बार कोर्ट ने इसको अप्रूव कर दिया ना, तो फिर जब पब्लिक है, शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सबके लिए बाउंड हो जाएगा, सबको मानना पड़ेगा। मतलब सर आपने ना सेंक्शन करवा लिया, मतलब आपकी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो थी, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट मेरे बच्चे लोगों को तुमको याद होगा, ठीक है। आपको जैसे ही वो आपका कोर्ट से ऑर्डर मिल गया, हाँ जी, कोर्ट ने कहा हाँ जी अप्रूव्ड, तो सेंक्शन ऑफ स्कीम जैसी हो गई आपकी अरेंजमेंट, आपकी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अप्रूव हो गई बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। आप वो ऑर्डर लेके जाएंगे आरओसी के पास, आरओसी भाई इसको फाइल करो, आरओसी ने उसको रजिस्टर कर दिया। अब इस स्कीम को लेकर कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान से सुनना, देखो। In a sense, in the case of merger through a court route, once the scheme is sanctioned by the court tribunal, after due process of the law, scheme is filed with the register of companies, it is irreversible. वापस से फिर कुछ चेंज नहीं होना इसके अंदर। It carries the stamp of the final approval of the judicial authority and is acceptable to the public, shareholder, stakeholder, registering authority, सभी सबको मानना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब देखो यहाँ पे कह रहा है मर्जर एंड एक्विजिशन प्रोसेस नॉर्मली प्रोसीडेड बाय फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे, किस स्ट्रेटजी थ्रू आप एक्वायर करना चाहते हैं, मर्ज होना चाहते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस, कैरिंग आउट डिलिजेंस, कंडक्टिंग वैल्यूएशन, कंसीडरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी, अदर एप्लीकेशंस, सबको डिटेल में समझने आगे हम लोग, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन छोटा सा यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए बनता है, 4 मार्क्स के लिए बनता है लगभग। इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं भाई, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछ सकता है, डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द प्रेफरेंसेस ऑफ एमएनए, और एडवाइजेबल क्वेश्चन भी आ सकती है कि एडवाइस कीजिएगा मैनेजमेंट को, ठीक है, या अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिएगा। सो ध्यान से पहला स्टेप के लिए थे हमने ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस के अंदर क्या है, क्या करते हैं हम लोग, इन्वेस्टिगेट करते हैं। किस चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भैया जो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, जैसी बताई जा रही हैं वैसी हैं भी नहीं है। हाउ, देखो फर्स्ट स्टेप के लिए डिलिजेंस। It refers to investigating effort made to gather all relevant facts and information that influence the decision to enter into a transaction or not. सिंपल सी बात है। अब एक एग्जांपल समझना, आप लोग जब मार्केट जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आप वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले क्या खुद कर रहे होते हैं, आप खुद भी ध्यान दीजिएगा, आप डिलिजेंस कर रहे होते हैं
कैसे? अब मान लीजिए कि आपको पता है कि आप एक प्रोडक्ट जो लेने गए हो, आप क्या करेंगे? जनरली आप देखेंगे भैया जो मैं चाह रहा हूं पहली बात तो वही प्रोडक्ट हो, ठीक है। दूसरा उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइसेस, ठीक है। तीसरा भैया अगर वो प्रोडक्ट मेरा पर्पस पूरा कर रहा ही नहीं कर रहा, सबसे पहला काम तो क्या होगा? मेरा पर्पस पूरा कर रहा ही नहीं कर रहा, उसके प्राइसेस क्या है, कॉम्पिटिटर कितना में दे रहा है, सारी एस्पेक्ट्स आप चेक करते हैं, ठीक है। चाहे आप एक व्हीकल खरीदें तो, आप एक कपड़े खरीदेंगे तो, आप कोई फूड परचेस करेंगे तो, आप ऑल टाइम क्या कर रहे हैं? डिलिजेंस। जब भी यहाँ पे भी आप पैसा अपना खर्च कर रहे हैं वहां डिलिजेंस कर रहे हैं। इसी को तो हम बोलते हैं ना अवेयरनेस, जागो ग्राहक जागो। ड्यू डिलिजेंस के अंदर भी यही हो रहा है, वही तो है, यही तो है। और क्या है? देखो कि जब आपने वो रिलेवेंट ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया तो आप यही एग्जामिन कर रहे हैं वहां पर इन्वेस्टिगेट करके कि भैया मुझे ये चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। सिंपल सा काम है, डिलिजेंस वही कर रहा है। Exercising diligence is not a privilege but an unsaid duty of every party to transaction. For instance, while purchasing a food item, buyer must act with the due diligence by checking the expiry date, price, packaging conditions, etc. before paying for the product. It is not a duty of the seller to ask every buyer every time to check the necessary details. Of course, M&A due diligence helps to avoid legal hassles. Highlight करना, avoid legal hassles due insufficient knowledge of the important informations. किसी भी तरीके की बाद में चल के आपको लीगल इश्यूज अराइज हो, इश्यूज है ना, लीगल प्रॉब्लम्स आप फेस करें, उससे पहले डिलिजेंस कंडक्ट करके हम ये एग्जैक्ट बात जान लेते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फ्यूचर में, या अभी प्रेजेंट में है और ये आगे हो सकती हैं। तो पहला स्टेप के लिए हमने डिलिजेंस। अब इसका कीवर्ड कैसे याद रखूंगा सर? यहां पर फोकस करना, गैदर, इन्वेस्टिगेटिंग। मेन पर्पस का डिलिजेंस का इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेशन किस चीज की करनी है? ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशंस टू हेल्प अस। कैसे हेल्प करेगा? वेदर टू टेक द डिसीजंस टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन और नॉट। नाउ आफ्टरवर्ड यू कैन गिव दिस वन एग्जांपल इन योर आंसर शीट। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। सेकंड इज बिजनेस वैल्यूएशन। बिजनेस वैल्यूएशन का मतलब हम टारगेट कंपनी के क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट या उसके फ्यूचर, दोनों ही एस्पेक्ट्स को देखेंगे। प्रेजेंट और फ्यूचर बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे अभी मैंने कोडैक का एग्जांपल लिया कि कैमरा, आप रील वाला कैमरा बना रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट, अभी फोटोग्राफ आ रही है निकल के, और भाई आज उसका जमाना आज नहीं है, जब था तब था। आप बार बार चिक चिक कहते हो ये कोडैक, हम तो फर्स्ट इन्वेंटर थे ना कैमरा के। वो छोड़ो बातें, आज डेट में डिमांड क्या, फ्यूचर में डिमांड क्या होगा, बात पकड़ में आया? तो बिजनेस वैल्यूएशन। Business valuation assessment is the first step of merger and acquisition. It includes examination and evaluation of both present and future market value of the target company. Future market value of the target company. बात समझ में आया ना? Market value बोल रहे हैं। A thorough research is done. अब कैसे कंपनी की हिस्ट्री निकालिएगा with regard to the capital gains. Capital gains कैसे, कितना हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है उसका, मार्केट शेयर कितना है। अब मार्केट शेयर जनरली, ध्यान सुनना, कई बच्चा लोग गड़बड़ करता है, ये सिक्योरिटी वाला शेयर नहीं है, मार्केट शेयर समझते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई जितने भी छोटे गवार नहीं है कि हमें कुछ पता ही नहीं हो, इट्स नॉट वर्किंग अगेन। मार्केट शेयर का मतलब जैसे अज्यूम कीजिएगा एक बार के लिए, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स है ना, डिफरेंट कंपनीज है, लाइक एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन आइडिया है, ठीक है। ऐसे अलग अलग जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अब इनका कितना मार्केट शेयर है। फॉर एग्जांपल जैसे वोडाफोन एंड आइडिया का 40% के आसपास मार्केट है। 40% मार्केट मतलब कि अगर जो सेल फोन्स यूज कर रहे हैं, है ना, टेलीकम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, उसमें जैसे मान लीजिएगा 100 लोग हैं, उसमें से 40 तो कस्टमर्स किसके हैं, वोडाफोन आइडिया के हैं, बाकी एयरटेल का, जियो का, ऐसे है। तो ये क्यों देखते हैं हम लोग, भाई समझो मार्केट, जितना बड़ा मार्केट है मेरे लिए उतना अच्छा होगा ना, मेरा कस्टमर्स पहले से मेरे को उतना सारा कस्टमर्स मिला हुआ है। तो क्या कर रहे हैं आप, बिजनेस वैल्यूएशन थ्रू उसका हिस्ट्री निकाल रहे हैं कंपनी का, कैपिटल गेन कितना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरीके का है, हाँ, या हम बोलेंगे मार्केट शेयर कितना है उसका, कॉर्पोरेट कल्चर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कॉर्पोरेट कल्चर, स्पेसिफिक बिजनेस स्ट्रेंथ, क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट। भैया लोगों को बड़ा विश्वास है। आज जी जैसे एग्जांपल समझो, आज के डेट में आप टाटा से प्रोडक्ट खरीदो, आपको फेथ आता है अंदर से कि टाटा का प्रोडक्ट है। आप अगर स्पोर्ट्स की चीजें यूज करते हो तो आपको एडिडास में फेथ होता है, ठीक है। आप बोलते नहीं यार पूमा यार अच्छा ब्रांड है, ठीक है। सो ये क्रेडिबिलिटी है कि मार्केट में लोग उसे किस तरह भरोसा करते हैं उस ब्रांड पे। ये सारे एस्पेक्ट्स हम लोग देखेंगे बिजनेस वैल्यूएशन में। सो पहला हमने क्या याद रखा है, ड्यू डिलिजेंस। दूसरे में बिजनेस वैल्यूएशन करेंगे हम, उसकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर मार्केट वैल्यू देखेंगे टारगेट कंपनी की। फिर थर्ड आता है प्लानिंग एग्जिट। प्लानिंग एग्जिट के अंदर हम यही फोकस करते हैं कि हमें अपना बिजनेस पूरा सेल करना है, मतलब
whether the company wants to sell its whole business or partial business and further reinvestment strategy। फिर इस पैसे को जो आएगा उसे कहां इन्वेस्ट किया जाए, ये होता है प्लानिंग एग्जिट। एग्जिट कर रहा है, देखो a company decides to sell its operations, it has to undergo the stage of exit planning। जब भी बिजनेस सेल करने की बात आएगी, प्लानिंग एग्जिट का बात हो रहा है। company has to take the firm decision as to when and how to sell the exit, when and how to take the exit in the organized and profitable manner। In the process of management has to evaluate all financial and other business issues like taking a decision of the full sale or partial sale along with the evaluating of on various options for reinvestments। और फिर माया प्लानिंग एग्जिट। थर्ड पॉइंट क्लियर है। फोर्थ आता है स्ट्रक्चरिंग बिजनेस डील। क्या कह रहे हैं? स्ट्रक्चरिंग बिजनेस डील। वापस सुनना, आफ्टर फाइनलाइजिंग द मर्जर एंड एग्जिट प्लान्स, मर्जर डिसाइड हो गया, एग्जिट प्लान हो गया, new entity or takeover company or target company has to take initiative for marketing and creating the innovative strategies। has to create what? Marketing and creative innovative strategies to enhance the business and its credibility। the entire phase emphasize on the structuring of the business deal, ताकि बेटर आप कर सके बिजनेस डील को। इतना थोड़ी ना है कि भैया मर्जर एंड अमल कमीशन हो गया बस अब हम आराम से बैठे। अरे भाई उसके बाद तो आपको लेके आना है क्या, ब्रांड आपको प्रमोट करना है, तो मार्केटिंग एंड इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज आपको अप्लाई करनी होंगी। ठीक है। स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन, इन स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन में जो मेन फोकस रहेगा किस पे रहेगा? प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट, साइनिंग एग्रीमेंट्स एंड नेगोशिएटिंग डील। क्या रहेगा? इंटीग्रेशन। जब दो बिजनेस मिल रहे हैं तो स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन मतलब कंपनी ए और कंपनी बी आपस में मिल रहे हैं, बोल रहे हैं स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम क्या क्या देखेंगे कि भैया जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे जाएंगे, साइन किए जाएंगे, नेगोशिएट किया जाएगा डील। नेगोशिएट का मतलब यहाँ पे किस चीज से है कि डील की वैल्यूएशन फाइनलाइज किस पे की जाए। ठीक है, क्या क्या आपको राइट्स मिलने चाहिए, क्या कितना उसका अमाउंट डिसाइड किया जाएगा, ये सारे एस्पेक्ट देखी जाएंगे। ठीक है। सो स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन एक बार बता दूं, ये सब का सब डिटेल में आगे पढ़ना है पूरे चैप्टर में। अभी तो सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है बता रहा हूं जो एग्जाम के लिए बन सकता है। इसे छोड़ मत देना। 5 पॉइंट याद किया, पहला बोलो ड्यू डिलिजेंस, दूसरा बिजनेस वैल्यूएशन, तीसरा प्लानिंग एग्जिट, चौथा पॉइंट हमने देखा स्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस डील एंड पांचवा बोलो ना स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन बना हुआ है, पहले पूछा हुआ इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, कि क्या क्या एस्पेक्ट्स, जी हाँ कंपनीज एक्ट ने किन किन एस्पेक्ट्स पे ज्यादा कुछ हाईलाइट किया। हाईलाइट का मतलब है किस किन बातों को लेके मर्जर एंड अमल कमीशन के केसेस में कंपनीज एक्ट ने थोड़ा सा अपना योगदान बढ़ा के बोला। अब सर एग्जाम में ऐसा आएगा कि योगदान बढ़ा के बोला नहीं रे, ऐसा आएगा की हाईलाइट्स। What are the key highlights of company sector in respect of merger and amalgamation? बात पकड़ में आ रहा है। तो पहला तो उन्होंने बोला क्रिएशन ऑफ ट्रेजरी शेयर्स अलाउड नहीं है। अब क्रिएशन ऑफ ट्रेजरी शेयर्स का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है? देखो कहता है holding shares in its own name or in the name of the trust or whether on behalf of any of its subsidiaries or companies no longer permissible। तो आप ट्रेजरी शेयर्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बोला ठीक है सर। दूसरा कहता है अगर आपको स्कीम, जी हाँ मर्जर या अमलगमेशन का स्कीम आपको ऑब्जेक्ट करना है तो उसके लिए एक मिनिमम लिमिट बताया गया कि ऑब्जेक्ट करने के लिए कम से कम आपकी होल्डिंग होनी चाहिए 10%, और अगर आप क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग डेट्स के अंदर आपकी 5% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग में होना चाहिए। ये की हाइलाइट्स का मतलब यहाँ पर है जो कंपनीज एक्ट ने कुछ एस्पेक्ट्स पे फोकस किया और कहा इन बातों का आप ध्यान रखें। सो मर्जर अमलगमेशन के स्कीम को आप ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं, ऐसे केसेस के अंदर 10% होल्डिंग आपका पास होना चाहिए एंड 5% आपका क्रेडिटर केस में 5%। रेगुलेटर से कहा भाई रेगुलेटर इस स्कीम को अप्रूव करना है ना 30 डेज का टाइम दे रहे हैं, मतलब तुम लोगों और अपनी रिप्रेजेंटेशन रखनी है। रिप्रेजेंटेशन क्या करें? रेगुलेटर्स, जैसे रेगुलेटर कौन हो गया? आरबीआई को कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आरबीआई, सेबी है तो सेबी, आरओसीज। ठीक है, तो जब ये स्कीम अप्रूव होने वाली है, अप्रूव होने जा रही है, तो ये लोग क्या कर सकता है अपना लोग ये रिप्रेजेंटेटिव, ये रेगुलेटरी बॉडीज हैं 30 डेज के अंदर एनसीएलटी को ऑब्जेक्शन रेज कर सकती हैं। और अगर 30 डेज के अंदर नहीं किया तो यही मान जाएगा क्या? नो ऑब्जेक्शन। बात पकड़ में आ रहा है? रेगुलेटर मेक रिप्रेजेंटेशन इन 30 डेज रिगार्डिंग स्कीम एल्स डीम्ड टू नो ऑब्जेक्शन और नो रिप्रेजेंटेशन ऑन द प्रपोजल ऑफ द मर्जर एंड अमलगमेशन। तो से भी अगर आपको कुछ दर्द है या आरबीआई आपको कुछ दर्द है या आरओसी आपको लगता है, टैक्स अथॉरिटी आपको लगता है, ठीक है, कोई भी कंसर्न रेगुलेटर है आपको लगता है, तो 30 डेज के अंदर ऑब्जेक्शन रेज करें। नहीं करते हैं तो हम आपको मानेंगे क्या? नो ऑब्जेक्शन। नो अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मर्जर बिटवीन होल्डिंग कंपनी और इट्स होली ओन सब्सिडियरी। मर्जर बिटवीन बोलो ना होल्डिंग कंपनी और इट्स होली ओन सब्सिडियरी। अगर
होल्डिंग कंपनी और उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी के अंदर मर्जर हो रहा है, एनसीएलटी नहीं जाना पड़ेगा, अप्रूवल नहीं लेना है, या दो स्मॉल कंपनीज के बीच केस में भी हो रहा है, दो स्मॉल कंपनी केस में भी हो रहा है, बिटवीन स्मॉल कंपनीज, तब भी और यहाँ पे देखो बोलते बीच में प्रेस्क्राइब कैपिटल एंड टर्नओवर वो पड़ा हुआ है, ठीक है। सो अगर दो स्मॉल कंपनीज के बीच में मर्जर हो रहा है तब भी एनसीएलटी की अप्रूवल नहीं लगेगी। तो सर क्या मतलब कुछ करना ही नहीं, अरे जाना है भाई, आरडी रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लगेगी, जिसमें हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट की हुई है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट की हुई है, किसको, रीजनल डायरेक्टर को पकड़ मारा है, रीजनल डायरेक्टर की ऑफकोर्स अप्रूवल तो लेना पड़ेगा, एनसीएलटी नहीं जाना है, ये एक्चुअली बर्डन कम करने के लिए किया गया है, ठीक है। Now, merger of Indian companies and a foreign company located in jurisdiction allowed, subject to the RBI regulations and FDI guidelines. ठीक है सर, ये भी बात हम ध्यान रखेंगे। And shareholders would have an option to vote for scheme through the postal ballot, e-voting, in addition to the voting physically at meeting. कंपनी सेक्टर ने ये भी एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि शेयर होल्डर्स आपके पास बड़ा अच्छा फायदा है। जब ये स्कीम है, हम कौन सी स्कीम बात कर रहे हैं, मर्जर अमल कमीशन की बात कर रहे हैं, इस स्कीम को अप्रूव करने की जब बात आएगी तो भैया आप चाहें तो वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, आप वोटिंग पोस्टल बैलेट के थ्रू भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो मीटिंग अटेंड करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी तो भैया जनरल मीटिंग कॉल कर लिया है, मीटिंग होने वाला है, ठीक है, उस मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा, इसलिए अब हर कोई तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता मान लीजिएगा। ऐसे केस में कंपनीज के लिए मैंडेटरी किया गया कि भाई ऐसे केसेस में आप या तो उसका रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करवाएं, बोला सर ठीक है, पर सर जो मीटिंग हो रहा है मैं क्या उसमें भी आ सकता हूं, आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना वोट एक्सरसाइज कर लिया पोस्टल बैलेट के थ्रू या ई वोटिंग के थ्रू, फिर आप जो फिजिकली मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है वहां वोट नहीं कर सकते। सारी ये बात तुमको एग्जीक्यूटिव में से समझा दी थी, पक्का याद थी, यहां तक के बोलो थी, गुड, नहीं थी रिवाइज कर लो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे इस समय तुम मुझे हाँ मैंने ऑफकोर्स तुम अकेले पढ़ रहे हो, उम्मीद कर रहा हूं, तो शर्माने की जरूरत नहीं है, अगर तुम सच्चे हो एक्सेप्ट कर लो। ऑलराइट, सो की हाइलाइट्स हमने अभी ध्यान दिया, की हाइलाइट्स मैं कैसे याद रखूंगा एग्जाम में आ गए तो, अरे क्या रखना है, पहला नो लॉन्गर अलाउड टू क्रिएट ट्रेजरी शेयर्स, ट्रेजरी शेयर्स उम्मीद कर रहा हूँ ट्रेजरी शेयर्स बताऊंगे, नहीं पता तो पूछ लेना अलग से, बता देंगे, ठीक है। दूसरा स्कीम को ऑब्जेक्शन करने के लिए हमने फोकस किया, स्कीम ऑब्जेक्शन करना है 10% कम से कम आपका होल्डिंग होना चाहिए, क्रेडिटर हो तो 5% आपका आउटस्टैंडिंग डेट्स में होल्डिंग होना चाहिए, आप रेगुलेटर्स हैं तो आपको स्कीम को ऑब्जेक्शन रेज करना है 30 डेज के अंदर कीजिएगा। इसके अलावा एनसीएलटी की अप्रूवल नहीं लगेगी, होल्डिंग और सबसे ऑफकोर्स होल्डिंग इसकी होली ओन्ड सब्सिडरी के बीच में और मर्जर हो रहा है, या फिर स्मॉल कंपनीज के बीच में मर्जर हो रहा है तब भी। एंड इसके अलावा अगर बात करें अगर इंडियन कंपनीज और फॉरेन कंपनी के बीच में अगर मर्जर हो रहा है तो इस केस में आपको आरबीआई गाइडलाइंस प्लस एफडीआई ऑफकोर्स आपको कंसीडर करना मैंडेटरी है। एंड द लास्ट वन इज शेयर होल्डर्स आप वोट कर सकते हैं पोस्टल बैलेट थ्रू, ई वोटिंग के थ्रू, एंड और क्या तरीका है सर, और आपके पास तरीका है कि आप मीटिंग में भी जाकर अटेंड कर सकते हैं। बट अगर आपने एक बार पोस्टल बैलेट या ई वोटिंग के थ्रू अपना वोट एक्सरसाइज कर लिया है तो फिर मीटिंग में एक्सरसाइज नहीं करेंगे ऑफ कोर्स। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है ड्यू डिलिजेंस। यहां से ना यहां तक का पैराग्राफ रीड करने के लिए अच्छा है, रीड करें। मेन जो मैंने आपके लिए यहां रखा है वो ये रखा है, यहां से आइएगा, आओ इसे ध्यान से समझें। वैसे तो मैं बता दूं रीड जरूर करना है, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया। डिलिजेंस है क्या? इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ बिजनेस और अ पर्सन प्रायर टू साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और एन एक्ट विद सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर। सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर मतलब इट्स एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ बिजनेस और अ पर्सन प्रायर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और टू परफॉर्म एन एक्ट। किस लिए क्यों कर रहे हैं? ताकि भाई हम ना, ध्यान समझना, जो पर्पस हम फुलफिल करना चाह रहे हैं वो हमारा अचीव होता हुआ दिखे। और पकड़ मारा है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाके फूड ऑर्डर करते हैं, मान लीजिए आपके घर में आपका मन किया यार आज मैं कुछ भी एक्सवाइजेड फास्ट फूड खाना चाहता हूँ, और आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए, तो आपने क्या करा, आपने सपोज अगर आप किसी नए प्लेस पर हैं, अगर आप किसी वेल नोन प्लेस पे तो आप जानते हैं कहाँ जाके वो फूड आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको लगता है कहीं नए प्लेस पे तो आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, बोले यार बेस्ट फूड कहाँ अवेलेबल होगा, तो नियर बाय एरिया में आपने क्या कर रहे हैं, आप सर्च किया पहले आपने, ठीक है, आप वहां पहुंचे, फिर आप ये देख रहे हैं उसका बेस्ट फूड कौन सा है, क्या ये फूड भैया फ्रेश ही रखते हैं ना, ऐसा तो नहीं है बासी खिला दें सब कुछ, ठीक है, हाँ प्राइसेस क्या है इसके, ठीक है, कितना डिस्टेंस है, सारी एस्पेक्ट्स आप कंसीडर कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस। कंपनीज भी बिजनेस को भाई इन्वेस्टिगेट कर रही है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को इन्वेस्टिगेट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने से पहले, ठीक है। It can be a legal obligation, but the term will more commonly apply to voluntary investigations. Of course, है exactly क्या है, कहता है
लीगल ऑब्लिगेशंस है। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब कि भाई मैं फ्यूचर में इस कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो जाऊंगा, अगर मैं एंटर हो गया तो मैं ऑफ कोर्स लीगली बाउंड हूंगा, बट मैं चाहता क्यों हूं ऐसा करना, वॉलंटरी करना चाहता हूं। कोई ये थोड़ा ना कर जबरदस्ती कि मर्जर करो ही करो, मर्जर करना ही पड़ेगा, नहीं कोई नहीं कह रहा। बट अगर मैं मर्ज हो गई, एंटिटीज एक्विजिशन आपने कर लिया, अमलगमेंट हो गई, तो फिर आपके साथ चैलेंज किया जाएगा। जो ऑब्लिगेशन उसके हैं वो आपके ऑब्लिगेशंस, उसकी लायबिलिटीज हैं वो आपकी लायबिलिटीज, ऐसा कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। सो वॉलंटरी है क्यों, ताकि आप एक बार वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन करके इंश्योर कर सकें। A common example of diligence is in various industries is the process through which a potential acquirer investor evaluate a target company, including research for acquisition. The theory behind the diligence holds that performing this type of investigation contributes significantly to the informed decision making by the enhancing the amount and quality of information available to decision maker by ensuring that this information is systematically used to deliberate in a reflexive manner on the decisions at the hand and all its cost, benefits and risk. सारे एस्पेक्ट्स हम कंसीडर करने के लिए जो डिलीजेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर आओ, देखो ध्यान सुनना। Diligence is an integral to business. It is exercised in a simple over-counter transaction or complicated merger and acquisition transactions. Comment एक क्वेश्चन ऐसे बढ़ के आ जाता है, ठीक है। देखो, for instance, while acquiring a company, buyer must do through the research of the credential of the company. Credential मतलब most important information of the company. अब वो क्या क्या दिखेगा बायर, मार्केट वैल्यूएशन क्या है कंपनी का, स्टेटस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, कितना भैया अकाउंट रिसीवेबल्स स्टेटस का, ठीक है, कितना पैसा आ रहा है, तो असली खेल तो पैसे का है। प्रोडक्ट एंड ब्रांड इन्वॉल्व्स, पोजीशन इन द डेट मार्केट, पता लगा पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन उससे ज्यादा तो पे करना पड़ रहा है, तो ये भी देखना है पोजीशन इन द डेट मार्केट क्या है। क्या क्या पॉइंट्स है देखो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई, हमारे काम के हैं। अब क्या क्या है, मार्केट वैल्यूएशन देखेगा, कंसिडर करेगा बायर भाई मार्केट वैल्यूएशन क्या है उसकी। दूसरा स्टेटस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल क्या है। तीसरा क्या देखेगा उसके लिए, प्रोडक्ट उसकी ब्रांड्स कौन कौन से उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। चौथा क्या देखेगा, उसका स्टेटस डेट मार्केट में कैसा है। फोर्थ status of a legal and statutory compliances, past performances कैसी रही हैं। Also essential to study the previous financial reports to analyze the company performance, check the company's background, its promoters background, general reputation market क्या है, return to existing shareholders कितना मिल रहा है, ये सारी aspects देखेगा भाई। वो ऐसे थोड़ी ना बड़ी डील फाइनलाइज कर लेगा, क्या क्या देखेगा, सोच के देखो कि भाई मार्केट वैल्यूएशन क्या है कंपनी की, स्टेटस उसका अकाउंट रिसीवेबल स्टेटस क्या है उसका, यू नो प्रोडक्ट उसकी ब्रांड कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, डेट मार्केट में स्टेटस क्या है, कंप्लायंस स्टेटस क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस किस तरीके की है उसकी, कितना यू नो रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए जनरेट करके दे रही है कंपनी, उसकी जनरल रेपुटेशन मार्केट में कैसी है, ठीक है। कंपनी का बैकग्राउंड जानेगा, प्रमोटर्स का बैकग्राउंड जानेगा, पता लगा प्रमोटर लोग तो विजय माल्या के भाई लोग हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम नॉट टारगेटिंग विजय माल्या बट एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, ठीक है, पब्लिक के लिए है इसलिए बता रहे हैं। सो ये क्या सारी एस्पेक्ट्स को कंसीडर करेगा। ऑलराइट, अब मजे की बात देखो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज आती है यहाँ पे, कहता है डिलिजेंस इज एन इन्वेस्टिगेशन और एन ऑडिट ऑफ अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। कमेंट ऐसा क्वेश्चन बन के आ जाता है, ठीक है। It seeks to confirm all the material facts in regard to a sale. It is a way of preventing the unnecessary harm or insult to either party involved in the transaction. The first to came into use the result, of course, सबसे पहले कहा US Securities Act 1933 के अंदर इस कॉन्सेप्ट को रिड्यूस किया गया था। अब एग्जाम में अगर आगे सर हम क्या लिख के आएंगे, बेटा ये भी जो बताइए कहानी सिर्फ इसे समझ के लिखना है, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ है यहाँ पर सीखने के लिए। जैसे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस, टाइप ऑफ डिलिजेंस। ऑलराइट, चलिए देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ कैसे बन के आ सकता है, आपसे डिस्कस कर सकता है ये ना कि लाइक देखो यहाँ से मैं कमेंट बताया यहाँ पे, ड्यू डिलिजेंस इज अ इन्वेस्टिगेशन और एन ऑडिट पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ ड्यू डिलिजेंस। अब यहाँ पर ऐसे बन के क्वेश्चन आ सकती है, छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है और एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, मतलब स्पेसिफिकली आपसे पूछ सकता है किसी एक पर्टिकुलर डिलिजेंस के बारे में। सो कौन कौन से हैं, जैसे लीगल है, ऑपरेशनल है, मेरे साथ याद करो, लीगल डिलिजेंस, ऑपरेशनल, कॉमर्शियल, आईटी, एचआर, टैक्स, आईपी। लीगल एस्पेक्ट्स कंसीडर करने वाले हैं यहाँ पर हम, ऑपरेशन मतलब बिजनेस एक्टिविटी देखेंगे उसकी, कॉमर्शियल देखेंगे मार्केट में कैसा हिसाब किताब भैया मतलब वाइबल है भी नहीं है, ठीक है। आईटी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स देखेंगे, एचआर, देन टैक्स एंड आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर हम ध्यान से अगर बोलें तो लगभग 7 टाइप्स के हमको डिलिजेंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
अब देखो पहला काम क्या करने वाले हैं हम, लीगल डिलिजेंस। मेरे साथ बोलो लीगल डिलिजेंस। भैया बड़ा खतरनाक होता है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई मान लीजिएगा आज का डेट में कोई लिटिगेशन चल रहा है और उस कंपनी को आप जाके एक्वायर कर रहे हैं मर्ज होने चले बगैर, ठीक है, पता लगा क्योंकि देखो उसके ऑब्लिगेशन तुम्हारे हो जाएंगे, बात पकड़ना इस बात को। तो ऐसा केसेस के अंदर आपको देखना होगा कि उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। तो लीगल स्टेटस कंफर्म करना है इन रेस्पेक्ट ऑफ लिटिगेशंस। देखो टू इंश्योर दैट देयर आर नो लीगल इश्यूज इन बाइंग अ बिजनेस, बात पकड़ में आ रहा है। अब जैसे एक और इंपॉर्टेंट बात समझना, जैसे सपोज करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस है जिससे एनवायरमेंट बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, उससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। सो इन यू नो व्हाट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस प्रोसेस में है कि भाई ऐसे बिजनेस को बंद किया जाए, ऐसे बिजनेस का लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जाए, ऐसे बिजनेस को हम अलाउड नहीं करेंगे। जैसे पॉली बैग्स है ना, प्लास्टिक है, इस तरह के बिजनेस पे कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत सख्त होने वाला है। हो जाए तो अच्छी बात है क्योंकि इन्वायरमेंट को बहुत इंपैक्ट करता है। अब आप जिस बिजनेस को आप एक्वायर करने जा रहे हो उसमें लीगल इश्यूज क्या राइज हो सकता है फ्यूचर में, सबसे बड़ा फ्यूचर है कि उसको बिजनेस को ही बंद कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना। या करंटली वो कंपनी जो है उसके ऊपर लिटिगेशंस फाइल है, लॉ ऑफ टॉर्ट की वजह से कोई स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट लायबिलिटी बन रही है उसके ऊपर, वो आप ही की बन गई, या उसके डायरेक्टर्स पे क्लेम चल रहे हैं, बात पकड़ में आ रहा है। सो सबसे पहले लीगल डिलिजेंस के अंदर क्या देखेंगे, हम ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी लीगल इश्यूज ना हो वहां पर इन बाइंग अ बिजनेस और इन्वेस्टिंग इन इट। बाइंग अ बिजनेस और इन्वेस्टिंग इन इट, बिजनेस में इन्वेस्ट करने में या खरीदने में या उसमें पैसा लगाने में भैया कोई लीगल इश्यूज तो नहीं आ रहा है। दूसरा, in this the potential purchaser will review the important legal documents of the target firm such as employment contracts, board meeting minutes, articles, memorandum, patents, copyrights, other property related documents, compliance status and applicable laws as per the applicable laws। तो क्या क्या चेक करेंगे हम, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे फटाफट से उसके लिए लीगल डिलिजेंस करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, सोच के देखो। कंपनी का मेमोरेंडम चेक करो, कंपनी का आर्टिकल चेक करो, कंपनी का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जी हाँ, क्योंकि पता लगा एक्वायर कर रहे हो, मर्जर कर रहे हो और भैया जिन जिनको तुम यहां से रिट्रेंच कर रहे हो, निकाल रहे हो ना, उनको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। लंबी चौड़ी पॉलिसी है, बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। बोला ये तो आफत पड़ जाएगा, बोला मत लो ऐसा बिजनेस, हाथ पकड़ मारा है। तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे साथ याद करो, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या बोर्ड मीटिंग के मिनट्स हैं, मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स हैं, पेटेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉपीराइट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, कंप्लायंस स्टेटस क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हम प्रॉपर्ली रिव्यू करेंगे। किसके अंदर, लीगल ड्यू डिलिजेंस के अंदर। पहला याद हुआ, क्लियर है। डॉक्यूमेंट्स बोलोगे और ऑफिस में साथ में कौन कौन डॉक्यूमेंट्स देखोगे आप, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चेक कीजिएगा उस कंपनी का, उसके बोर्ड मीटिंग के मिनट चेक कीजिएगा, आर्टिकल्स चेक कीजिएगा, कंपनी का मेमोरेंडम चेक कीजिएगा, कंपनी के पेटेंट या कॉपीराइट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उन्हें चेक कीजिएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट चेक कीजिएगा, कंप्लायंस स्टेटस क्या है कंपनी का वो चेक कीजिएगा। फिर आता है टैक्स डिलिजेंस। टैक्स डिलिजेंस का पर्पस क्या है कि कोई टैक्स पास्ट टैक्स लायबिलिटीज ना बन जाए ऊपर। क्या बोल रहा हूँ, कोई पास्ट टैक्स लायबिलिटी ना बन जाए। पता लगा यार यहाँ तो बेनिफिट लेने की सोचे थे, नया खर्चा और आ गया। देखो, फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग व्हाट राइट्स फोकस ऑन ensuring that there are no past tax liability in the seller's firm that might have materialized due to the mistakes or deception and could hold the acquirer liable for it। बात पकड़ में आ रहा है, बात पकड़ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना। आपको एक रियल केस बताता हूँ, रियल केस बता रहे, ध्यान सुना। SBBJ बैंक नाम सुना होगा मेरे बच्चों ने, पहले SBBJ बैंक, अब जो है SBI ने भैया इसको अपने अंदर मिला लिया। क्या कर दिया, इसे मर्ज कर दिया, ठीक है। अब एक केस क्या था SBBJ का एक केस था जहां पर टैक्स से रिलेटेड कुछ लायबिलिटीज थी, जहां पर उन्होंने टैक्स मतलब एक ट्रांजेक्शन जहां पर SBBJ की लायबिलिटी टैक्स पे ऑफ करने की। अच्छा, लेकिन ये कंसीडर या नहीं गया, ये डिसेप्शन था, गलती हो गया, छूट गया, वो कंसीडर नहीं किया। लेकिन आफ्टर मर्जर वो SBI के साथ मिल गया, ठीक है। अब वो लायबिलिटी SBBJ की तो रही नहीं, क्योंकि SBBJ है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो किसका हो गया, वो SBI का। बात पकड़ में आ रहा है। तो अगर कोई लायबिलिटी, कोई टैक्स लायबिलिटी है तो उसे अच्छे से एग्जामिन कीजिएगा टैक्स डिलिजेंस करके, ताकि आप फ्यूचर में उसके लिए एक्वायरर लायबल ना हो जाए। इसे इंश्योर करने के लिए हम टैक्स ड्यू डिलिजेंस करते हैं। फर्स्ट हमने लीगल डिलिजेंस किया, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को हमने रिव्यू किया है। सेकंड में हमने कोई टैक्स लायबिलिटीज एग्जिस्ट ना कर रही हो उसको हमने एग्जैक्ट किया है, और अगर एग्जिस्ट कर भी रही है ना तो उसको भी कैसे एग्जिस्ट किया जाएगा उसके लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग टैक्स ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही।
सेकंड आता है आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। भैया बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखो बिजनेस को कहां से कहां ले जाती है। देखो समझो, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपके एग्जिस्टिंग राइट्स क्या है। आपने मान लीजिए पेटेंट कराया हो तो मेन पेटेंट है, और उसके साथ साथ उसके कुछ इन्वेंशन किया है, इन्वेंटिव स्टेप्स लिए हैं, एक आपका सप्लीमेंट्री पेटेंट है। तो ये सारे के सारे राइट्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बात पकड़ में आ रहा है। इस बात को भी इंश्योर किया जाता है। जैसे अच्छा रिन्यू कराने का टाइम आ रहा है तो रिन्यू कराया नहीं कराया आपने। देखो, फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग व्हाट राइट्स ऑफ द कंपनी मे हैव इन द वेरियस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेयर इट माइट रिले ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर एंटिटी। Typical areas of interest are patent, copyright and trademark filings। सबसे ज्यादा ध्यान किस पे जाता है, बोला पेटेंट की फाइलिंग चेक करो, कॉपीराइट की फाइलिंग चेक करो, ट्रेडमार्क की फाइलिंग चेक करो, क्योंकि ये फाइलिंग्स हैं, रजिस्टर्ड हैं, तो भैया हम रिलायंस हैं, नहीं है तो फिर यहाँ पे उसके लिए क्या स्टेप ले जाएंगे वो देखेंगे। Descriptions of the company's IP protection processes, licensing agreements, IP assignments documents, अगर असाइन किया हुआ है तो वो भी चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ध्यान दिया होगा, क्या होता है, एक सिंगर ने गाना गाया, ठीक है, गाना गाने के बाद में उसने असाइनमेंट दे दिया टी सीरीज को या किसी भी कंपनी को, म्यूजिक कंपनी को। अब वो म्यूजिक कंपनी जो है बेसिकली उसको आगे प्रोड्यूस करेगी, सेल करेगी, ठीक है। अब ये देखा जाएगा कि किसको दिया हुआ है, कितने टाइम के लिए असाइनमेंट किया हुआ है, वो सारे एस्पेक्ट चेक करेंगे हम लोग। तो इसके किसके थ्रू करेंगे, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्यू डिलिजेंस। इसमें मेन फोकस किस पे रहेगा, ट्रेडमार्क फाइलिंग्स पर, कॉपीराइट फाइलिंग्स पे एंड पेटेंट फाइलिंग्स पे। ऑलराइट, फिर लाइसेंसिंग चेक करेंगे, उसका लाइसेंसिंग, प्लस हम देखेंगे कि असाइनमेंट्स के तो असाइनमेंट चेक करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है नहीं है एस्पेक्ट चेक करेंगे। तो पहला हमने देखा लीगल डिलिजेंस, दूसरा हमने सीखा टैक्स डिलिजेंस, तीसरा हमने सीखा आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फोर्थ आता है हमारे सामने ऑपरेशनल। बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या होगा, उसकी बिजनेस एक्टिविटी पे, मतलब जैसा वो बता रहा है वो बिजनेस एक्टिविटी कैरी करता है। अब देखो डॉक्यूमेंट्स में तो आपने पढ़ लिया कि इस कंपनी के 7 मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट स्टेट्स में प्लान्स हैं, बोला बड़ा खुश हो गया, भाई विजिट भी कर लो, बात पकड़ना। डॉक्यूमेंट में तो लिखा हुआ 7 डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इसकी, पर वो यूनिट्स एग्जैक्टली है भी नहीं है, जाके चेक कर लो। डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि रॉ मेटेरियल प्रोड्यूसर एंड फिनिश एज वेल एज फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। रॉ भी हम प्रोड्यूस करते हैं और फिनिश भी हम करते हैं। पता लगा जाके चेक कर रहे हैं, रॉ तो करता ही नहीं है, रॉ तो खरीदता है, बहुत पकड़ में आ रहा है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आप कहां देखेंगे, ऑपरेशनल डिलिजेंस में। देखो, operational diligence is the process by which a potential purchaser review the operational aspects of the target company during the merger and acquisition. Review the looks at the main operations of the target company। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिस पर्पस आप खरीद रहे हो वो उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटी है नहीं है, बात पकड़ना। जिस पर्पस आप खरीद रहे हो, आप जैसे मान लीजिएगा एक कंपनी दूसरी कंपनी को इसलिए एक्वायर कर रही है ताकि उसको बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिल जाए, और उसके रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है मोर देन 100 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। बड़े बड़े खुश हो गया, पता लगा जब चेक किया, बोला 40 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 30-40 भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। आप तो क्या ना, तो पेपर पे ही नहीं देखना है, एग्जिस्ट एक्चुअली क्या है वो देखना है। लुक एट द, देखो यहां लिखो, लुक एट द मेन ऑपरेशन ऑफ टारगेट कंपनी, अटेम्प्ट्स टू कंफर्म that business plans that have been provided is achievable with the existing operational facilities plus capital expenditure that is outlined in the business plans। अब अगर वो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं तो साथ साथ हम क्या देखेंगे कि वो जो चीजें हैं हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी नहीं होंगी। मान लीजिएगा जो कंपनी का आज एग्जिस्टिंग प्लान है, बिजनेस मॉडल है, ध्यान सुनना, जो टेक्नोलॉजी वो कंपनी आज यूज कर रही है और जो हम फ्यूचर में हम अचीव करना चाह रहे हैं, तो क्या वो उसकी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी फ्यूचर में अचीव करने के टारगेट के लिए हेल्पफुल होगी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आप आज जो मशीन यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में एसेट्स के फॉर्म में, वो ही मशीन आज से 1 साल बाद एक्सपायरी हो जानी है, ठीक है, उनका कोई यूज नहीं होना है, वो कॉस्ट और बढ़ा देगा, तो ऐसा में भी हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्लियर। थर्ड आता है कॉमर्शियल, नेक्स्ट आता है कॉमर्शियल डिलिजेंस। तो पहला क्या था, सर कितनी बार बुलवाओगे, मेरा एक ही पर्पस है, तुम क्लास देखो, याद की याद भी करो, याद करोगे तो बाद में मेहनत एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा। तो पहला क्या देखा हमने टाइप में, लीगल डिलिजेंस, टैक्स देखा हमने, टैक्स डिलिजेंस, फिर आईपी डिलिजेंस, उसके बाद में ऑपरेशनल देखा, और हम अब सीख रहे हैं कॉमर्शियल। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट ऑफ द टारगेट बिजनेस इन ऑपरेटिंग, understanding the market of the target business in the operating in. This looks at the current market status and the forecast of market growth in the future and the target position in the market with the relation to its competitors. देखिए कॉमर्शियल का मेन पर्पस ही यही है। आप कॉमर्शियल का मतलब समझते हैं ना, आप जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं वो मार्केटेबल होनी चाहिए। कोई चीज बिके ही नहीं तो उसे खरीदने का फायदा भी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है
कॉमर्शियल का मेन पर्पस किस पर रहेगा, उस कंपनी के मार्केट के बारे में, उसका आज का डेट में मार्केट क्या है, फ्यूचर में उसका मार्केट कैसा रहेगा। जैसे अज्यूम करिएगा एक बार के लिए आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आउटडेटेड है, मतलब आज उसको लोग बहुत पसंद नहीं करते हैं। ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है, फैशन इंडस्ट्रीज के अंदर। हाँ, फैशन इंडस्ट्रीज में बहुत चीजें बदलती हैं। ऐसे ही हम देखेंगे आईटी के अंदर भी ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर रिलेटेड एस्पेक्ट्स हम देखें तो जितने भी आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत स्पीड से चेंज होते हैं। जैसा भी मैंने एग्जांपल कोडैक कैमरे का दिया था, ऐसे यार टू व्हीलर्स देखिएगा, टू व्हीलर्स में भी अब बहुत ऐसे इतने सारे इन्वेंशन हो चुके हैं। आप भी किसी जमाने में पहले किक करके आप कोई व्हीकल स्टार्ट करते थे, किक मारते थे फिर स्टार्ट करते, टाइम चेंज हो गया, सेल्फ स्टार्ट आ गया। हो सकता है आने वाला टाइम में और आ भी गई कुछ तो कार्स ऐसी भी आ गई हैं कि आप उनको सिर्फ डायरेक्शंस अपने आप ऑटोमेटिक बेसिस पे अपना चलती रहेंगी। तो क्या है ये आने वाला टाइम दिख रहा है, फ्यूचर दिख रहा है इससे देखेगा। ऑलराइट, तो कॉमर्शियल इंजीनियर्स में बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, उसका प्रेजेंट मार्केट कैसा है, फ्यूचर मार्केट क्या है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा देखो एक मिनट, कॉमर्शियल वाले में इंपॉर्टेंट लाइन रह गई, दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन विद द सिग्निफिकेंट कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस टू द अंडरस्टैंड देयर ओपिनियन अबाउट द बिजनेस। जी हाँ, उसके जो सिग्निफिकेंट मतलब जिनकी अच्छी परचेज, ऐसे नहीं 100-2 रुपए का खरीदने वाले का कह रहे हैं, जिसके ऐसे बड़े कस्टमर्स हैं उनके साथ मीटिंग करके भी आप उसके बारे में जानते हैं कि बिजनेस में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये है मेनली इसका फोकस किस होता है, इन्वॉल्व्स इनटू मैटर सच एज स्केलेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स, भाई ये देखना पड़ेगा सिस्टम किस तरह का ऑर्गेनाइज किया हुआ है, रोबस्टनेस ऑफ द प्रोसेसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ ईआरपी, आई होप ईआरपी समझते होंगे, एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग, आई होप, and IT base and infrastructure, capacity of server, level of documentation processes, compliance with the legislation and ability of integrated various systems. It talks about whole IT process. Let's understand the HR diligence. Last one is HR. Understanding the impact of human capital on proposed deal. क्यों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी खतरनाक चीज है। देखो दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। क्या पहली ये कि जनरली क्या होता है मर्जर के बाद में, जब भी मर्जर एक्विजिशंस होती हैं, एक्विजिशन में खासतौर से देखा गया है, एक्विजिशन में खासतौर से कि एक्वायरर एक्वायर करने के बाद में क्या कंसीडर करता है कि अननेसेसरी उसे ह्यूमन कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है तो हटाएगा वो, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई प्रोविजन है जहां आप रिट्रेंच कर रहे हैं तो आपको कॉम्पनसेशन पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी। मतलब कॉस्ट अगर कोई एग्जिस्ट कर रही है कॉम्पनसेशन पॉलिसी, तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अब वो कॉम्पनसेशन जो कॉस्ट है कॉम्पनसेट करना, आप जिनको रिट्रेंच कर रहे हैं, हटा रहे हैं एम्प्लॉइज को, उनको कॉम्पनसेट करना आपके लिए भी कॉस्ट एफिशिएंट है नहीं, ये आप कंसीडर करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से रखना, क्योंकि जब आप कोई नया ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं तो आप ये चाहेंगे कि आपके पास वो टीम हो जो आपके लिए उस टारगेट को अचीव करने में हेल्प करे। तो वैसी कैपिटल ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी होनी जरूरी है। यहां पर क्या कह रहा है, देखो रिव्यू द नंबर एंड टाइप ऑफ मैन पावर। सबसे पहले क्या देख रहा है, रिव्यू द नंबर एंड टाइप ऑफ मैन पावर, क्योंकि मुझे लगता है अननेसेसरी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमने लगा रखे हैं, हटाएंगे हम। फिर कहता है उनकी स्किल्स देखी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड देखा जाएगा, कॉम्पोजिशन स्कीम देखी जाएगी, और फिर एचआर प्रोसेस देखा जाएगा, ऑनगोइंग एचआर लिटिगेशंस कितनी है, इफेक्टिवनेस ऑफ द सेल फोर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स। क्योंकि कल्चर देखो सारी फैक्टर्स जो है बेसिकली बात करें तो ह्यूमन कैपिटल से एसोसिएट करते हैं। ह्यूमन कैपिटल से एसोसिएट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, सोच के देखो भैया। मैन पावर नंबर ऑफ कितना है, नंबर एंड मैन पावर कितना है, नंबर ऑफ मैन पावर, टाइप्स ऑफ मैन पावर, स्किल्स कितनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड किस तरह का, कॉम्पनसेशन स्कीम क्या है, एचआर लिटिगेशन के बारे में देखेंगे, कोई ऑनगोइंग एचआर लिटिगेशन है तो भी इफेक्टिवनेस ऑफ सेल फोर्स। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, सेल की एक ही बात कही जाती है भैया, और सेल जिसकी टीम, जिस कंपनी की सेल टीम स्ट्रांग होगी ना, मजा आ जाएगा, वो कंपनी रुकने वाला नहीं है, प्रोवाइडेड आपका प्रोडक्ट में थोड़ा दम हो। आपके प्रोडक्ट में थोड़ा भी दम है ना और सेल टीम आपकी बहुत अच्छी है तो आप समझिएगा वो कुछ भी बेच के आ जाएगा, ठीक है। सो उनका एक ही पर्पस होता है कि आपकी सेल टीम बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब सेल टीम अगर आपकी कैसी है, आपको जो रिक्वायर्ड है वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं, वो भी आप एग्जामिन करेंगे। प्लस कल्चरल फैक्टर्स, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप देखिए डिफरेंट स्टेट्स के जब लोग आपस में काम करते हैं तो कई बार है ना एक दूसरे के साथ खिंचाव भी होता है, आप समझिएगा। जनरली जैसे बीच में वगैरह देखा गया था कि जो असम साइड से बेचारे स्टूडेंट्स एंड इवन एम्प्लॉयज भी आते हैं, या बिहार साइड से जो एम्प्लॉयज दिल्ली आके जॉब करते हैं, तो उन्हें लोग है ना एक नाम ही फिक्स कर दिया, बिहारी 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 बिहारी। अब ठीक है बिहारी हैं तो रियलिटी है, ठीक है, लेकिन उनको बिहारी कहने का पर्पस उन्हें नीचे दिखाना होता है। तो कल्चरल फैक्टर्स भी कई बार बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाते हैं, तो ये भी कहीं कंसिडर करना होगा। इवन फॉरेन कंपनीज और इंडियन कंपनीज भी आपस में मर्ज होती हैं, ऐसे केसेस में भी ये कंसिडर करते हैं सर। तो ये अब हमें क्या करना है बेटा, ये क्वेश्चन है ना, मैं तुम्हें बता दूं, छोड़ मत देना।
क्या क्या इतना छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, 4-5 मार्क्स का आ जाएगा, तुम्हारे नंबर अच्छे खासे आ जाएंगे यार। ठीक है, तो पहला क्या देखा था हमने, लीगल डिलिजेंस, दूसरा क्या देखा, टैक्स डिलिजेंस, तीसरा क्या देखा हमने, आईपी सर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फोर्थ देखा हमने ऑपरेशनल, फिर हमने 6 देखा क्या आंसर, फिफ्थ देखा हमने कॉमर्शियल, 6 देखा आईटी, जी हाँ, उसके बाद हम लोग एचआर की तरफ को, ऑलराइट एचआर डिलिजेंस। आई होप यहां तक में कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी डाउट रहता है तो मैं बार बार कह चुका हूं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जहां तुम मेरी तारीफें करते हो तारीफें कम करा करो, क्वेश्चंस पूछा करो, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तारीफें मुझे पता है मेरी, ठीक है। सो हाँ, NRK9 के व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, जहां तुम अक्सर पूछते हो। नया स्टूडेंट है तो NRK9 का व्हाट्सएप ऑलरेडी नंबर शो हो रहा है नीचे स्क्रीन पे, आप यहाँ पर नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे वही डाल सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। ऑलराइट, एंड टेस्ट सीरीज रेगुलर अटेंड करते रहो और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाओ। आज का टेस्ट मिस मत करना और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहो।